बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। बेसिकली आज हम वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रिंग के फिनोमेना को। जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग है विच इज़ अलोंग एक्स एक्सेस। इसके अलावा हम इस प्रॉब्लम के 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, जब हमारे पास ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी, और तीसरा केस ऐसा लेंगे जब नॉन ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी होंगी। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें केस नंबर 3 को, तो हमें केस नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने में ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि इसी प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देने से एक पार्ट का सोल्यूशन इस केस का सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे पार्ट का सोल्यूशन इस केस का सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। चूँकि आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे केस नंबर 3 को, इसके लिए नॉन ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया, जो कि इस इनिशियल कंडीशन से गिवन है, और नॉन ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन बाय दिस इनिशियल कंडीशन, जबकि x हमें पता है कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। नॉन ज़ीरो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और नॉन ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी से मुराद ये है कि दोनों के दोनों गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को एफ ऑफ एक्स कह लिया है और इनिशियल वेलोसिटी को जी ऑफ एक्स कह लिया है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में पहला काम ये करना होता है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और गिवन इनिशियल कंडीशंस को रीराइट कर लें और इन्हें नेम भी दे लें, क्योंकि इन्हें हमने बार बार इस्तेमाल करना है। अब जो पहला स्टेप है वो ये है कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। इसके लिए दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे विच इज़ कैपिटल एफ। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसमें हम करेंगे यूं कि ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह से इस तरफ भी कर देंगे। अब इसके बाद हम इन इंटेग्रल्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इंटेग्रल्स की सिंप्लीफिकेशंस कुछ इस तरह से होगी कि इस साइड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटेग्रल साइन, जो कुछ इस तरह से है कि अगर एक इंटेग्रल में मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो, मतलब एक ऐसा फंक्शन हो जो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, इंटेग्रल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हो, डेरिवेटिव एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हो, तो हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को इस इंटेग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और बाकी जो फंक्शन है वो एज इट इज़ अंदर ही रहता है। अब अगर इस इंटेग्रल पर गौर करें तो इस यहाँ पे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पार्शियल बाई पार्शियल टी ऑफ पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, या फिर अल्टीमेटली यूँ भी लिखा जा सकता है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी स्क्वायर और यू ऑफ एक्स टी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर भी जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा वो सेकेंड ऑर्डर ही आएगा। इसे इस्तेमाल करते हुए इस इंटेग्रल की सिंप्लीफिकेशन हम लिख लेंगे, जो कुछ इस तरह से होगी जी। अगेन यहाँ पे हम इंटेग्रल से बाहर इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख लेंगे। ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंटेग्रल के अंदर है तो ये बाहर आके हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, और इंटेग्रल दोबारा से -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अंदर बच जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, और इस टर्म में से यू ऑफ एक्स टी बच जाएगा एंड देन डी एक्स। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ राइट हैंड साइड की तरफ। इंटेग्रल x की रिस्पेक्ट से है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये फंक्शन है जो x पर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन है ये भी x पर डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इसके अलावा सी स्क्वायर इज़ ए कांस्टेंट, सो इसे हम इंटेग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन होकर यूँ आ जाएगी। अब यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना है u को, या फिर इस मामले में हम कह सकते हैं वेरिएबल का नाम हम p रख लेते हैं और दूसरा dv रख लेते हैं। ये हमारे पास जी dv है, ठीक हो गया, और इसके अलावा ये हमारे पास p है। यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद रफ राइटिंग कर लेते हैं कि अगर p हमारे पास है e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, dp जो डिफरेंशियल है वो होगा माइनस आयोटा ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू इस साइड का लेंगे x के, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा
एक्स ही आ जाएगा। इसके बाद अगर डी वी हमारे पास ये मौजूद है, डी वी इज़ इक्वल्स टू पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे वी आ जाएगा हमारे पास पार्शल यू बाई पार्शल एक्स। सो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एवेलुएट कर लेते हैं, जो कि राइट हैंड साइड के इंटीग्रल की होगी। सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि सी स्क्वायर इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होने वाली है। सो पी लिख लेंगे विच इज़ ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, और उसके बाद वी लिख लेंगे विच इज़ पार्शल यू बाई पार्शल एक्स, और लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस फिर होल इंटेग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, v की वैल्यू है पार्शल u बाई पार्शल x, और डी पी है हमारे पास माइनस आयोटा ओमेगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा x आ जाएगा, एंड देन डी एक्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे क्योंकि सी स्क्वायर इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब डेरिवेटिव की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की जाती है तो तब ये भी एक कंडीशन मेंशन की जाती है कि ऑन द होल एक्स एक्सेस वो फंक्शन बजाते खुद और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर जाते हैं जब एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सो इस कंडीशन के अंडर ये जो हमारे पास फंक्शन है पार्शल यू बाई पार्शल एक्स, ये अपर लिमिट पे भी और लोअर लिमिट पे भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। सो सी स्क्वायर एज इट इज़ ज़ीरो माइनस, और अगेन ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा ओमेगा इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, एंड अगेन इंटीग्रल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे विच इज़ पार्शल यू बाई पार्शल एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, एंड डी एक्स ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इस साइड की बात करें तो ये सिंपली डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे यू बार ऑफ ओमेगा टी। सो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन इतनी सी है, ज़ीरो इनमें ऐड होगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, सी इस स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये साइड तो जितनी सिंप्लीफाई हो सकती थी हमने कर ली, लेकिन इस साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। p यहाँ पे हम ले लेंगे e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स से, और डी पी आ जाएगा ऑब्वियसली माइनस आयोटा ओमेगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स के इक्वल। अगेन सेम थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा जब x प्लस इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई सी स्क्वायर ओमेगा, और ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म माइनस, और यहाँ से ये फिर निकालेंगे बाहर आयोटा ओमेगा, और अंदर बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स टी, और e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स, और डी एक्स ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब फिर इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ लाइक दिस, फिर सी स्क्वायर होगा, और ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब अगर आप फोकस करें तो दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन u ऑफ एक्स टी, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं u बार ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है -1 के। सो फाइनली सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। सो यहाँ तक जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है, अगर उसको दोबारा से रीराइट करें तो हमने ये लिख लिया, इसको सेम यही इक्वेशन है। अब यहाँ पे माइनस में थी, इस तरफ आएगी प्लस में हो जाएगी इक्वल्स टू ज़ीरो। अल्टरनेटिवली हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं u बार ओवर डी टी स्क्वायर, और ये हमने सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेंगे। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 5 के फॉर्म में गिवन है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 40 देख सकते हैं इन द प्ले लिस्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो आपको वहाँ पे डिटेल में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जनरल सोल्यूशन में मौजूद इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इनिशियल कंडीशंस को इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल करें, लेकिन इनिशियल कंडीशंस तो गिवन है हमें u ऑफ x कोऑर्डिनेट में, मतलब ओमेगा की जगह पे x लिखा हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इनिशियल कंडीशन की भी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें। सो इक्वेशन नंबर 2 में ये इनिशियल कंडीशन गिवन थी, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए इधर भी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और इस तरफ भी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। डेफिनेशन अप्लाई की, पता है e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये है हमारे पास डेफिनेशन u ऑफ x ज़ीरो की फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सो जो x यहाँ पे वेरिएबल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ओमेगा में, और u के ऊपर हम बार लगा देंगे।
इसी तरह से ये डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की। सो हम इसे जस्ट लिख सकते हैं एफ बार ऑफ ओमेगा की फॉर्म में। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेंगे। सेम इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 की भी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, और फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करना है, लेकिन मल्टीप्लाई भी करना है e की पावर माइनस आयाटा ओमेगा एक्स से। इस तरफ भी ऐसे ही लिख लेंगे। अगेन इस तरफ हमें लिबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम इसे लिखें तो ये लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल टी। सो यू हम यहाँ पे लिख दें यू ऑफ एक्स ज़ीरो। तो अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इस ब्रैकेट से बाहर इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिखा जा सकता है, तो हम इसे यूँ लिख लेंगे। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स और डी एक्स। अब ये हमारे सामने अब डेफिनेशन है u बार ऑफ ओमेगा ज़ीरो की, क्योंकि दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन u ऑफ एक्स ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाएगा d ओवर डी टी। तो इसे अगर सबस्क्रिप्ट नोटेशन में लिखना चाहें तो सिंपली यहाँ पर t लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे सिंपली g बार ऑफ ओमेगा आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन g ऑफ एक्स। सो g बार ऑफ ओमेगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब हमने इन इनिशियल कंडीशंस को इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल कर लेना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 को 5 में इस्तेमाल कर लेंगे। 5 जनरल सोल्यूशन था जो कि इस तरह से लिखा हुआ था। ये कंडीशन बता रही है जहाँ पे t है वहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दें। सो इन जगहों पे 0 लिखने की ज़रूरत है, तो 0 लिख देंगे। डॉट ज़ीरो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। कॉस 0 1 आएगा, ठीक है। सो इसकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे। साइन 0 0 हो जाएगा, 0 को बी ऑफ ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ए बार ऑफ ओमेगा। सो हमारे पास इसकी वैल्यू है एफ बार ऑफ ओमेगा के इक्वल, से हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 8 का। बिल्कुल इसी तरह से 7 को भी 5 में इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले हमें सोल्यूशन का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सोल्यूशन का सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया है जो इक्वेशन नंबर 5 में था, विद रिस्पेक्ट टू t के डेरिवेटिव लिया है। इनिशियल कंडीशन 7 बता रही है कि जहाँ पर भी t है वहाँ पर 0 सब्सटीट्यूट करें। सो इन जगहों पर 0 लिखेंगे। अगेन साइन ऑफ 0 इज़ 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, 0 आएगा, ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके। सो ये सारी की सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 आ जाएगा, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होके टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। सो अल्टीमेटली हमारे पास बच जाएगा ओमेगा सी बी ऑफ ओमेगा, और ये टर्म गिवन है हमारे पास जी बार ऑफ ओमेगा के इक्वल। सो लिख लेंगे जी बार ऑफ ओमेगा। सो हमें चाहिए बी ऑफ ओमेगा की वैल्यू, सो ये 1 ओवर ओमेगा सी यहाँ पे लिख देंगे, जी बार ऑफ ओमेगा एंड बी ऑफ ओमेगा। इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेंगे। अब हमारे पास ए ऑफ ओमेगा इक्वेशन नंबर 8 में और बी ऑफ ओमेगा इक्वेशन नंबर 9 में मौजूद है। इन दोनों को हम इस्तेमाल कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पर। सो ये इक्वेशन 5 है, ए ऑफ ओमेगा की जगह पे लिखेंगे एफ बार ऑफ ओमेगा, और बी ऑफ ओमेगा की जगह पे लिखेंगे 1 ओवर ओमेगा सी जी बार ऑफ ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, और इस सॉल्यूशन को अब हम इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन ये ओमेगा टी की फॉर्म में है, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट में है, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए एक्स टी की फॉर्म में। तो हम ऐसा करेंगे कि इस इक्वेशन की इक्वेशन नंबर 10 की इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए दोनों तरफ ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। सो इस तरफ टर्म बाय टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, क्योंकि इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लीनियर होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द लीनियर ऑपरेटर, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि पहले इस टर्म के फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सेकेंड टर्म की कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दोनों के सोल्यूशन को इक्वेशन नंबर 11 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फर्स्ट टर्म की कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो आइडेंटिटी है जी कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा एक्स और प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2। अगर हम कंपेयर कर लें, यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह पर ओमेगा सी टी है। अगर यहाँ पर x की जगह पर ओमेगा सी टी है तो इधर भी x की जगह पर ओमेगा सी टी आ जाएगा, यहाँ भी ओमेगा सी टी लिख देंगे, और बाकी सारी टर्म एज इट इज़। सो हमने कॉस को जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब एफ बार ऑफ ओमेगा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे, और इसी तरह से एफ बार ऑफ ओमेगा को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दोनों के साथ लिखा जाएगा 1/2, बिकॉज ये दोनों का पार्ट है।
इसे इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे लेंगे। पहले हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अलोंग एक्स एक्सिस इस्तेमाल करेंगे। हम पहले इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें इसके इस गिवन टर्म के लिए यूज़ करने में आसानी हो। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताती है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ बार ऑफ ओमेगा है तो फिर एक ऐसा फंक्शन जो कि शिफ्टेड है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। ये है जी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर जिस इसको हम अल्टरनेटिवली लिखना चाहें तो हम इसको फोरियर इन्वर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से फोरियर्स हट जाएंगे और इनके साथ फोरियर इन्वर्सेस लग जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ बार ऑफ ओमेगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो फोरियर इन्वर्स ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस शिफ्टेड फंक्शन। ठीक हो गया। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले अब वो एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लें, ए को आइडेंटिफाई कर लें और फंक्शन में एक्स की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक्स माइनस ए लिख दें। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम हैं। इनकी फोरियर इन्वर्स एफ ऑफ एक्स माइनस ए के इक्वल आएगी। हमें ए की वैल्यू चाहिए, हम कंपेयर कर लेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स को। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म है ई की पावर आयोटा ओमेगा सी टी और उस तरफ है जी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए। और अगर हम सिर्फ पावर्स को कंपेयर करें ओमेगा सी टी माइनस आयोटा ओमेगा ए, सो आयोटा आयोटा के साथ ओमेगा ओमेगा के साथ ए आ जाएगा हमारे पास माइनस सी टी के इक्वल। ये माइनस इस तरफ ले जाएंगे, सो इसके लिए ए आया है हमारे पास माइनस सी टी। ये 1/2 हम बाहर लिख लेंगे। ठीक हो गया। और बाकी ये सारी टर्म होंगी एफ ऑफ एक्स माइनस और ए की जगह पे माइनस सी टी, माइनस सी टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लस सी टी आ जाएगा, प्लस सी टी। इसी तरह से इस टर्म के लिए कंपेयर कर लेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा जी सी टी के इक्वल और अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी। सो इस टर्म की जो है हमारे पास फोरियर इन्वर्सेस आ चुकी हैं। इन दोनों को सिंपली इक्वेशन नंबर 12 में इस्तेमाल कर लेंगे। सो फिर इक्वेशन नंबर 12 सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगी कि ये जो हमारे पास टर्म है ये फर्स्ट 1/(f ऑफ एक्स प्लस सी टी), ये 1/2 एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, 1/2 कॉमन ले लें दोनों टर्म्स में से, यहाँ से हट जाएगा। सो इसे इक्वेशन नंबर 13 का नाम दे लेंगे। हमारे पास इस टर्म की ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी फाइनल फॉर्म ऑफ फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आ चुकी है जो कि इक्वेशन नंबर 13 में है। हमारा नेक्स्ट टास्क है अब हम इस टर्म की फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें जो कि इक्वेशन नंबर 11 में सेकंड नंबर पर है। सो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इन एक्स वेरिएबल। क्योंकि फोरियर इन्वर्स हम ओमेगा के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, दोनों में ओमेगा मौजूद है और इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट मौजूद है। जैसे हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अल्टरनेटिवली लिखा था और इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी हम इस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अल्टरनेटिवली लिखेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। ये स्टेटमेंट है कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ बार ऑफ ओमेगा है और दूसरे फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म जी बार ऑफ ओमेगा है तो इन दोनों की जो कॉन्वोल्यूशन होती है उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब यही हम काम करेंगे, हम सिर्फ इन्वर्सेस को रिप्लेस कर लेंगे। फोरियर इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, एफ इन्वर्स इसके साथ आ जाएगा। देखिए एफ इन्वर्स एफ ऑफ एस। सिंपली अगर फोरियर इन्वर्स एक फंक्शन की गिवन है जी ऑफ एक्स तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनकी फोरियर इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के कॉन्वोल्यूशन के इक्वल होगी। मतलब हमारा टास्क है इससे हम कैलकुलेट करें जी ऑफ एक्स और इससे हम कैलकुलेट करें एफ ऑफ एक्स, मतलब इसकी भी फोरियर इन्वर्स कैलकुलेट कर लें, इसकी भी फोरियर इन्वर्स कैलकुलेट करें और फिर हम सिंपली इसका कॉन्वोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास इस टर्म की फोरियर इन्वर्स आ जाएगी। तो चलें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम बाद में इनकी कॉन्वोल्यूशन लिख सकें। सो सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 11 उसकी फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन पहले इस इक्वेशन को 14 का नाम दे लेंगे। इसको बस इतना सा सिंप्लीफाई किया है कि ओमेगा सी को इस फंक्शन के नीचे लिख दिया है और जी बार ऑफ ओमेगा को अलग से लिख दिया है। इस तरह से हमें समझ आ रही है कि ये दो फंक्शंस हैं और दोनों ओमेगा पे डिपेंड कर रहे हैं। इस फंक्शन की भी इन्वर्स कैलकुलेट कर लेंगे जो सिंपली आ जाएगी जी ऑफ एक्स, जैसे हम पहले कैलकुलेट करके आए हैं। इस फंक्शन की फोरियर इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 57 में हम ऑलरेडी इस एग्जाम्पल की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर चुके हैं इस फंक्शन की। ठीक हो गया।
हमारा ये जो फंक्शन है ये भी तकरीबन इसी फंक्शन के जैसा है। देखिए साइन ऑफ ओमेगा ए ओवर ओमेगा, यहाँ पे बस 2 की कमी है, हमें 2 चाहिए। सो हम सिंपली ये करेंगे, इस फंक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जो डिवाइड वाला होगा उसे बाहर लिख लिया और जो सी है उसे भी बाहर ले आएंगे। तो देखें हमारा ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल इसी फंक्शन की तरह हो गया है। अब अगला टास्क है कि हम इस ए को आइडेंटिफाई करें, कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा ए और यहाँ पे है ओमेगा सी टी। सो ओमेगा ओमेगा से कट जाएगा, सो ए यहाँ पे आ रहा है सी टी। तो मतलब यहाँ पे ए की जगह पे हम लिखेंगे माइनस सी टी, ठीक है, लेस देन एक्स, लेस देन और ए की जगह पे सी टी। ठीक हो गया। सिंपली हमने उस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन की, ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन था ये वाला, इसकी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर ली है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे इस ब्रैकेट की जगह पे अभी हम सिंपली लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स। सो रिक्वायर्ड जो फंक्शंस थे, मतलब इसकी भी इन्वर्स आ गई फोरियर ट्रांसफॉर्म और इसके भी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 14 के यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुट कर सकते हैं कि जो इक्वल है इन दोनों के कॉन्वोल्यूशन के। सो 1/2c बाहर लिख लेंगे और कॉन्वोल्यूशन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। इससे पहले भी हम कई बार कॉन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्वोल्यूशन सिंपल, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की इक्वल होती है एफ ऑफ ईटा। इस फंक्शन में सिंपली एक्स की जगह पे हमने ईटा को रिप्लेस करना है और यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स माइनस ईटा को, और फिर ये लिमिट्स होंगी विद रिस्पेक्ट टू ईटा के। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद इस साइड को, 1/2c एज इट इज़, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स हमारे पास जी ऑफ एक्स के ही इक्वल है। लेकिन कॉन्वोल्यूशन हमें बताता है कि जी ऑफ एक्स में आपने एक्स की जगह पे एक्स माइनस ईटा लिखना है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे एक्स माइनस ईटा। एफ ऑफ ईटा मतलब एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन हमारे पास मौजूद था उसमें जहाँ पर भी एक्स मौजूद है उसे ईटा से रिप्लेस कर दें। सो यहाँ पे एक्स मौजूद है, हम यहाँ पे इसे ईटा से रिप्लेस कर देंगे। सो अल्टीमेटली हमारे पास इंटेग्रल की अब लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी जब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। जी ऑफ एक्स माइनस ईटा को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब ये 1 आएगा तो लिमिट्स भी अब ऑब्वियसली माइनस सी टी टू पॉजिटिव सी टी आ जाएंगी। ठीक हो गया। फंक्शन 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज़, और हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी ईटा के। अब इसकी थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ये जो यहाँ पे है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, इसे लेट कर लेंगे y के, डिफरेंशियल फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई होगा, इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू डी ईटा होगा, यह आया माइनस डी ईटा। सो डी ईटा ही सिर्फ है यहाँ पे, सो माइनस यहाँ से हटा देंगे और इस तरफ लगा देंगे डी वाई के साथ। सिमिलरली चेंज ऑफ लिमिट भी होगा, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जब ईटा माइनस सी टी है तो y हो जाएगा x माइनस माइनस सी टी, सो ये हो जाएगा x प्लस सी टी के इक्वल। और इसी तरह से जब ईटा सी टी के इक्वल है तो y हो जाएगा x माइनस सी टी के इक्वल। सो इस इंटेग्रल में अब लिमिट्स में भी चेंज कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा x प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी, और अंदर आ जाएगा g ऑफ y और यहाँ पे माइनस डी वाई। ये माइनस इंटेग्रल से बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे इंटेग्रल में लिमिट्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जी ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 की सेकंड टर्म का फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। इसे हम इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 15 को और इक्वेशन नंबर 13 को, 13 में हमने फर्स्ट टर्म की फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की थी, 15 में सेकेंड टर्म की, इसे हम इक्वेशन नंबर 11 की राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन आ जाएगा। अगर इक्वेशन नंबर 11 की लेफ़्ट हैंड साइड के बारे में बात करें तो वो बहुत ही बेसिक था, दैट वाज द फोरियर। ये इसकी इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि दिस इज़ इक्वल्स टू u ऑफ एक्स टी, ठीक है, और इसका भी आंसर 13 से और इसका 15 से लिख लिया। सो फाइनल आंसर ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास आ जाएगा। इन दी अपकमिंग लेक्चर हम केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे और उसके लिए बस इसमें थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग्स होंगी, बल्कि चेंजिंग्स भी नहीं करना पड़ेंगी, कुछ पोर्शन को कट करना पड़ेगा और हम इनके सोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। सो मस्ट वॉच द अपकमिंग लेक्चर टू लर्न द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन along an infinite string using the Fourier transform.